तो आज हम एक नए टॉपिक, नया दिन और नए जोश के साथ आ गए हैं एक नए लेक्चर में। तो आज का जो लेक्चर है हमारा वो बेसिकली फोकस करेंगे हम उस पर जो हीट वाला पार्ट पढ़ा था हमने, उसका नेक्स्ट पार्ट है ये काइंड ऑफ उसका, जिसमें हम हीट के कंडक्शन और हीट के रेडिएशन के बारे में बात करेंगे। उसके साथ साथ हम ब्लैक बॉडी के बारे में जानेंगे, ब्लैक बॉडी आखिर होता क्या है। फिर हमें धीरे धीरे ये पता आएगा कि जिसको हम कंडक्टर कहते हैं, जो मेटल्स वगैरह होते हैं जो कंडक्ट करते हैं इलेक्ट्रिसिटी को, उनके अंदर होता क्या है कि वो लोग इतना इलेक्ट्रिसिटी कन्वर्ट कर देते हैं, और प्लास्टिक ऐसा मटेरियल क्यों है जो कंडक्ट नहीं कर पाता है। तो आज के लेक्चर में चलिए ये सब जानते हैं। इसके साथ साथ बहुत सारी चीज़ों को हम देखेंगे। सो गेट रेडी। आज हम जब हीट ट्रांसफर की बात कर रहे हैं तो इसमें पहले तीन चीज़ें हम अच्छे से पढ़ लेते हैं, छोटे छोटे टॉपिक्स। कलर, ये वाला मेरा कलर चूज करने में ना हर दिन प्रॉब्लम होता है। तो पहले हम पढ़ेंगे कंडक्शन के बारे में, हीट एक जगह से दूसरी जगह जाता कैसे है। फिर हम पढ़ेंगे कन्वेक्शन के बारे में, कन्वेंशन के बारे में। देन हम पढ़ेंगे रेडिएशन के बारे में। ये तीनों टॉपिक हैं जो बेसिकली आज हम अच्छे से कवर करने वाले हैं। इसके बाद तो कोई डाउट रहने ही नहीं वाला है। कुछ क्वेश्चंस भी हैं जो हम उसको ट्राई करेंगे, और उसके साथ ही साथ इस बार ऑप्शंस भी लेके आया हूँ। कुछ क्वेश्चंस के सारे क्वेश्चंस के नहीं मिले। तो चलिए पहले हम कंडक्शन की बात कर लेते हैं। तो मजाक अपनी जगह, कंडक्शन की बात करें तो नहीं, बच्चों का ये होता है कि नहीं हमें एग्जाम में तो मिलता है, नीट में यहाँ पे नहीं देते, पर बिना ऑप्शंस के ट्राई करना चाहिए आपको, ताकि ज़्यादा परफेक्शन बना के रखें आप, राइट। कि कुछ ऑप्शंस ऐसे होते हैं ना कि आपको लगेगा कि यही आंसर है, पर जब आप उनको ये तक पता होता है कि आप गलती कहाँ करेंगे और वो गलती करने के बाद आंसर क्या निकलेगा, और वो भी उन्होंने ऑप्शन में दिया रहता है। इसलिए बिना ऑप्शन से एक बार ट्राई करके देखिए, फिर ऑप्शन लेके उसको अगर नहीं हो रहा है देन उसको उसके बाद कीजिए जब भी आप प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो पहले हम कंडक्शन की बात करते हैं। तो कंडक्शन क्या है? हीट ट्रांसफर बाय मॉलिक्यूलर कोलिजन्स। जो काइनेटिक एनर्जी एक पार्टिकल को मिला, वो हिला, उसके दूसरे पार्टिकल को दिया, फिर वो हिला, फिर दूसरे पार्टिकल को दिया, से हिलते 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 इसने हीट को ट्रांसफर किया। इसको इधर से, अगर यहाँ पे टेम्परेचर T1 है, इधर T2 में आ गया हीट। फिर हम बात करते हैं कि हीट जो ट्रांसफर होता है वो सॉलिड्स में क्यों इतना ज्यादा होता है। क्योंकि हमने पढ़ा है कि सॉलिड्स के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, जो उसके पार्टिकल्स होते हैं, वो ना एकदम पास पास में होते हैं, इतने पास पास। तो एक जब हिलेगा तो दूसरा भी उसके साथ हिलना ही पड़ेगा। जगह कम होता है, बेसिकली इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस कम होता है उनके बीच में। जब स्पेस ज्यादा होगा तो गैप भी ज्यादा होगा। वो जो हिल रहा है उसका आधा एनर्जी तो अपने अपनी जगह में हिल रहा है, खत्म हो जा रहा है। तो दैट्स व्हाई सॉलिड में ज्यादातर ये होता है। फिर हम इनके स्टेट्स की बात करते हैं। तो बेसिकली जो कंडक्शन है इसका दो स्टेट होता है, दैट इज एक स्टेडी स्टेट होता है, एक वेरिएबल स्टेट। वेरिएबल स्टेट की मैं बात बताता हूँ। देखिए, मैंने इधर इस पाइप को मैंने यहां से, हाँ इसको हीट समझिए, मैंने यहां से गर्म किया, ये इधर से गर्मी आ रहा है, ये हीट आ रहा है इधर से हीट। तो यहाँ पे जो टेम्परेचर है और यहाँ पे जो टेम्परेचर है वो सेम तो नहीं रहेगा, ऑब्वियसली नहीं रहेगा। जो यहाँ का टेम्परेचर है, पहले अगर मैंने 100 डिग्री सेल्सियस दिया इधर, पानी का जो भाप है, आई मीन वाटर वेपर, हम उसकी बात करते हैं। चलिए, उससे गर्म हो रहा है, ये कोई भी चीज़ से गर्म हो रहा है। सोचिए इसका जो टेम्परेचर है वो 100 डिग्री सेल्सियस का हम हीट दे रहे हैं इसको। तो ये वाला पार्ट पहले ही सेकंड में क्या 100 डिग्री हो जाएगा? नहीं होगा, राइट। ये धीरे 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 बढ़ेगा। पहले ये 60 होगा, तब ये 40 हो चुका होगा, तब ये 30 हो चुका होगा, फिर 10, फिर 0 पर आएगा। जब ये बढ़ेगा, ये 60 से बढ़ेगा, सोचिए ये 100 हो गया, इसके टेम्परेचर के इक्वल तो होगा कभी ना कभी ना, क्योंकि हीट ट्रांसफर हो रहा है तो इक्वल होना ही है एक बार। तो जब ये बढ़ेगा 100 डिग्री, तब ये इधर 90 हो जाएगा, फिर 80 हो जाएगा, फिर ये इधर आ जाएगा। पर 100 के बाद क्या ये बढ़ेगा? नहीं, और नहीं बढ़ेगा, क्योंकि हमने जो लार्जेस्ट अमाउंट ऑफ हीट दिया है, जो सबसे ज्यादा हाईएस्ट अमाउंट ऑफ हीट है, वही 100 डिग्री सेल्सियस दिया है। टेम्परेचर जो है वो हमारा 100 डिग्री सेल्सियस। तो उसके बाद ये एक स्टेडी स्टेट मेंटेन कर लेगा। यहाँ पे 100, यहाँ पे 90, ये सब स्टेडी स्टेट मेंटेन कर ले। पर उससे पहले जो हो रहा था वो सब था वेरिएबल स्टेट। तो इसी के साथ हम जानते हैं कि वेरिएबल स्टेट जो है, इसको हमें कोर्स में नहीं पढ़ना है, ज़्यादा टेंशन नहीं है, नॉट इन सिलेबस, नॉट इन एस ना लिख देते हैं, समझ में आ जाता है। फिर हम स्टेडी स्टेट की बात करते हैं।
जब हमने देखा स्टेडी स्टेट में तो डिफरेंट डिफरेंट जगह का टेम्परेचर इक्वल था, राइट। डिफरेंट डिफरेंट जगह का टेम्परेचर जैसे वो लोग इनिशियल में थे वैसे ही फाइनल में थे, पर टाइम के साथ ऐसा थे नहीं थे। पहले टाइम पे इसका जो था टेम्परेचर वो 60 डिग्री था, धीरे धीरे बढ़ रहा था, तो टाइम के साथ सिर्फ इस पार्ट का टाइम के साथ इक्वल नहीं था। पर स्टेडी स्टेट आने के बाद टाइम के साथ ये अपना टेम्परेचर मेंटेन करने लगा, ये अपना टेम्परेचर मेंटेन करने लगा, एक प्रॉपर टेम्परेचर में सब आने लगे। सो दैट्स वाई जो स्टेडी स्टेट होता है ना, वहाँ पे dt बाय dt मतलब ये टेम्परेचर बाय dx जो होता है, यहाँ पे अलग, 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 ऐसे डिफरेंट डिफरेंट टेम्परेचर में रहेंगे स्टेडी स्टेट में। उसके साथ ही साथ मतलब इनका जो वैल्यू होता है उसकी बात कर रहा हूँ। उसके साथ ही साथ टाइम के साथ क्या ये लोग चेंज होंगे? टाइम के साथ चेंज होंगे, यस। पर स्टेडी स्टेट जब आ चुका होगा तब नहीं होंगे। स्टेडी स्टेट आने के बाद क्या होता है, जो टेम्परेचर एक पॉइंट का है वो उसी पे रह जाएगा। तो इसकी अगर बात करें तो ये वाला स्टेटमेंट हमारे पास गलत है, जबकि ये वाला स्टेटमेंट जो है ये सही है। टाइम के साथ इनका जो वैल्यू आएगा दैट विल बी कांस्टेंट, पर dx बाई dt जो है डिस्टेंस के साथ नहीं, ये कांस्टेंट नहीं है भाई। यहाँ पे था 100, यहाँ पे था 60, यहाँ पे आ गया हो गया 40 30 कुछ भी, फिर पीछे पीछे आते आते घटते गया। तो x के साथ तो कांस्टेंट नहीं है, वेरिएबल है। तो फिर हम बात करते हैं कि टेम्परेचर कांस्टेंट एट ईच पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम, यही है। हीट इज सेम थ्रू ईच क्रॉस सेक्शन, ये भी हमने पढ़ लिया कि हर एक क्रॉस सेक्शन के साथ साथ हीट का जो वैल्यू होगा वो स्टेबल रह जाएगा, सेम रह जाएगा। फिर हम बात करते हैं कि ये सच में मतलब सच का एक पाइप बना लिया हमने, सोचिए। तो यहाँ पे टेम्परेचर यहाँ पे हमने दिया T, टाइम दिया T, और ये टेम्परेचर T1 इधर से गया, T2 इधर से निकला। अमाउंट ऑफ हीट यानी कि थीटा दैट फ्लोज इन टाइम T, जब हमने ये कैलकुलेट करना चाहा तो हमें पता चला कि जो हीट है दैट इज क्वाइट प्रोपोर्शनल टू एरिया, देन इट इज प्रोपोर्शनल टू डेल्टा टी मतलब T1 माइनस T2, यानी कि इधर कितना हीट, इधर कितना टेम्परेचर था, इधर कितना टेम्परेचर था। देन इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टाइम, टाइम के साथ भी वेरी किया था जैसे हमने पढ़ा था। देन एक और बात करें तो देन इट इज ऑल्सो प्रोपोर्शनल टू 1/L। 1/L मतलब जितना लंबा ये हो जाएगा उतना ही कम हीट इधर आएगा, राइट। तो इसको सबको मिला के हमें इसका जो फॉर्मूला मिला दैट इज थीटा Q इज इक्वल्स टू KA इंटू डेल्टा T बाय L इंटू T। ये जो है ये है फाइनल फॉर्मूला, इसको लर्न करना है। अब हीट करंट की बात करें तो हीट करंट कुछ नहीं, दैट इज एक्चुअली द रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट। अब बात कीजिए कि हीट क्या था हमारे पास। हीट था हमारे पास वर्क यानी कि एनर्जी। एनर्जी का मतलब होता है कि जो ऐसा चीज जिसके जो पावर इनटू टाइम होता है बेसिकली। तो हमने पढ़ा है कि P इज इक्वल्स टू एनर्जी अपॉन टाइम, और रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट मतलब एनर्जी अपॉन टाइम, हीट अपॉन टाइम। अब ये भी तो पावर ही होगा, हीट अपॉन टाइम है, तो दैट्स वाई इसको पावर भी कहा जाता है, दैट इज Q बाय T विच इज H। देन हम बात करते हैं H का वैल्यू क्या है। H का वैल्यू वही होगा ना, एनर्जी अपॉन टाइम। तो पावर जो है एनर्जी अपॉन टाइम है, और एनर्जी का जो फॉर्मूला है हमारे पास Q इज इक्वल्स टू KA डेल्टा T बाय L इंटू T। फिर मैंने बाय T कर दिया तो ये TT कट गया, राइट। H इज इक्वल्स टू ऐसे हो गया, जो बच गया वही हो गया कि हमारा H का वैल्यू इतना बच गया, तो ये है H का वैल्यू, जैसे कि यहाँ पे लिखा गया सेम थिंग। और हमें ये भी पता है कि H इज इक्वल्स टू Q बाय T। तो H का मतलब क्या है, हीट करंट, इसको याद रखना। H का मतलब है हीट करंट और पावर। अब एक क्वेश्चन की बात करते हैं, चलिए क्वेश्चन आ गया। कपर केबल A इज इक्वल्स टू, A मतलब एरिया इज इक्वल्स टू 10 सेंटीमीटर स्क्वायर। टेम्परेचर ऑफ रॉड 100 डिग्री सेल्सियस से 0 डिग्री सेल्सियस पे है, मतलब इधर जो है इधर 100 डिग्री है, इधर देखिए 100 डिग्री सेल्सियस है, इधर 0 डिग्री सेल्सियस है। और K ऑफ कॉपर यानी कि उसका जो ये कांस्टेंट है, जैसे ये वाला था ना K, दैट्स व्हाट इज द रेट ऑफ हीट फ्लो। रेट ऑफ हीट फ्लो फिर से वही चीज, रेट ऑफ हीट फ्लो का मतलब क्या था, हीट करंट का फॉर्मूला हमें पता है H इज इक्वल्स टू KA डेल्टा T बाय L, राइट। तो ये लगा देंगे, यहाँ पे आंसर निकल आएगा, इसमें ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, आप फॉर्मूला में वैल्यूज पुट करके आंसर निकाल देना।
फिर हम बात करते हैं एक और क्वेश्चन की, जिसको हमें करना पड़ेगा क्योंकि ये थोड़ा सा डिफिकल्ट है, तो मैं ट्राई करूंगा कि आपको समझ में आ जाए। आँखों से बताना हम समझ जाएंगे, तुम्हें कॉपीराइट आ जाएगा, सॉरी गलती हो। तो फिर हम क्या करते हैं कि ये जो है दूसरा क्वेश्चन है हमारे पास। यहाँ पे इसने कहा है कि ये जो है एक रॉड है हमारे पास जिसका कि कांस्टेंट बेसिकली के है और इसका लेंथ जो है दैट इज एक्स, फिर इसका जो एरिया है दैट इज ए और यहाँ पे m1 आ रहा है और इसका 100 डिग्री सेल्सियस था इधर, फिर इधर 4k है, ये 2k है, 4x है, 2k है, इसका भी एरिया ए ही है, सेम है। तो हमें पूछा है कि m1/m2 का वैल्यू क्या होगा। m1/m2 का वैल्यू जो होगा उसके लिए हमें पहले हीट का वैल्यू निकालना पड़ेगा, क्योंकि हमने पढ़ा है कि हीट हमेशा इक्वल होता है हर जगह। तो हीट H1 इज इक्वल्स टू Q1 इज इक्वल्स टू H1T1 और Q2 इज इक्वल्स टू H2T2, राइट। तो इसके हिसाब से हमने हीट का एक और वैल्यू पढ़ा था कि हीट इज इक्वल्स टू ml होता है। तो m1L इज इक्वल्स टू H का वैल्यू पुट कर देंगे K डेल्टा T बाई एक्स इंटू टी, और ये T1 था ना, दैट्स वाई इंटू टी किया। और m2L हाँ Q2 का वैल्यू हो जाएगा m2L इज इक्वल्स टू 2KA डेल्टा T बाय 4x। तो ये कट वट के साथ कट गया, एरिया के साथ कट वट के यहाँ आ गया m1/m2 इज इक्वल्स टू 2/1 इज इक्वल्स टू 2:1। फिर हम बात करते हैं, हाँ अगर सोचिए कि जो हमारा हीट है उसमें चेंज छोटा सा आया है, तो छोटे से चेंज को ओवर टाइम हम क्या कहते थे जब डेरिवेशन में पढ़ा था, हम डेरिवेटिव्स में पढ़ा था हमने, इसको डी थीटा बाय डी टी कहते थे। तो जब H को हम डी क्यू बाय डी टी कह रहे हैं तो यहाँ इसका वैल्यू भी यही हो जाएगा डी क्यू बाय डी टी, एंड दैट्स वाई जब ये नीचे आएगा तो इसके जगह पे डेल्टा के जगह पे हम डी लगा सकते हैं। तो हीट का एक और फॉर्मूला बन जाएगा दैट इज के ए, क्या यार दिख भी नहीं रहा है, हाँ KA dt बाय DL। फिर हम बात करते हैं टेम्परेचर ग्रेडियंट की। टेम्परेचर ग्रेडियंट कुछ नहीं है, दिस इज जो हमने अभी पढ़ा KA DL dt बाय DL। ये dt बाय DL जो होता है ना, dt बाय DL दिस इज ओनली टेम्परेचर ग्रेडियंट। कोई भी चीज़ पे जब ग्रेडियंट लग जाता है ना, उसका मतलब है उसको लेंथ से डिवाइड कर दो, खत्म। टेम्परेचर ग्रेडियंट, एरिया ग्रेडियंट मतलब फिर वही लेंथ आ जाता है, क्योंकि एरिया अपॉन लेंथ इज इक्वल्स टू फिर से लेंथ आ जाएगा उसका डायमेंशन के हिसाब से। ऐसे बहुत सारे ग्रेडियंट्स आते हैं। ग्रेडियंट का मतलब यही होता है कि बाय एल कर दो, काम खत्म। फिर हम बात करते हैं इसकी, अच्छा यहाँ पे हमारे पास क्या है, एक रॉड है जहाँ से T टेम्परेचर जा रहा है, T1 सोचिए, इधर से निकल रहा होगा T2, और इसमें क्या है कि एक जगह से जब टेम्परेचर जा रहा है तो उस जगह पे सबसे ज़्यादा होगा टेम्परेचर, जैसे यहाँ पे 100 डिग्री सेल्सियस, फिर इस पॉइंट पे 60 डिग्री, फिर इधर है 40 डिग्री, धीरे धीरे घटता आ रहा है। तो अगर हम लेंथ वर्सेस टेम्परेचर, कौन बाइक चला रहा है ऐसे यार, हाँ, तो जब हम लेंथ वर्सेस टेम्परेचर का ग्राफ ड्रॉ करेंगे, जब हम A to B जाएंगे, A to B यानी कि घट रहा है टेम्परेचर, राइट, लेंथ के साथ टेम्परेचर घट रहा है, तो इसका जो स्लोप है वो dt बाई DL आएगा। पर ये नॉट ऑलवेज नेगेटिव, देखिए यहाँ पे नेगेटिव आया है स्लोप। ये नेगेटिव सिर्फ तभी है जब हम लोग हायर टेम्परेचर से लोअर टेम्परेचर की ओर कैलकुलेट कर रहे हैं। पर मैं अगर करूं कि B2A, अगर हम B2A का ग्राफ बनाएं तो क्या ये नेगेटिव आएगा, चेक कर लेते हैं। B2A, अगर मैं B2A की बात करूं, इधर टेम्परेचर है, इधर लेंथ है, तो B2A में मेरे को B में टेम्परेचर कितना, ऑब्वियसली 40 डिग्री, तो यहाँ 40 दे देते हैं। और A पॉइंट पे 100 डिग्री, यहाँ सोचिए इधर अगर 100 डिग्री है तो ये ग्राफ तो पॉजिटिव आ गया, राइट। तो इट इज़ नॉट नेसेसरी कि हमेशा जो स्लोप है dt बाई DL वो हमेशा नेगेटिव आए, यहाँ पे पॉजिटिव भी आ सकता है। हमें रेफरेंस पॉइंट चूज करना है बेसिकली। फिर हम बात करते हैं स्टेडी स्टेट की। स्टेडी स्टेट एक ऐसा होता है जहाँ पे टेम्परेचर लीनियरली डिक्रीज करना जरूरी होता है और dt बाई DL जो है उसका वैल्यू कांस्टेंट होता है। जैसे स्टेडी स्टेट के बारे में हमने पढ़ा अभी, वेरिएबल स्टेट, स्टेडी स्टेट में क्या होता है ना, dt बाई DL का जो वैल्यू होता है वो हमेशा कांस्टेंट होता है। बस इतना जानिए। अभी एक एनालॉजी की बात करते हैं। एनालॉजी मतलब एक ऐसा चीज़ जिसको करने के बाद हमें कुछ चीज़ का पता चलेगा, कुछ चीज़ का एहसास होगा। बेसिकली एहसास तो लाइफ में कुछ हो ही नहीं रहा है।
तो एनालॉग की बात करते हैं, सॉरी एनालॉगी की बात करते हैं। एनालॉगी की बात करें तो थर्मल रेजिस्टेंस की अगर एनालॉगी की बात करें हम, तो इधर देखिए हम हीट और इलेक्ट्रिसिटी को अगर क्या कहते हैं उसको, दोनों को कंपेयर करें तो हीट बेसिकली कंडक्ट किस लिए करता है? बिकॉज ऑफ एच, राइट। और इलेक्ट्रिसिटी किस लिए करता है कंडक्ट? बिकॉज ऑफ आई। क्यों करता है अभी हीट करता है डेल्टा टी के लिए, चेंज इन टेम्परेचर, टी मतलब टेम्परेचर। और इलेक्ट्रिसिटी क्यों करता है? बिकॉज ऑफ डेल्टा वी। तो हीट का जो फॉर्मूला है दैट इज के ए डेल्टा टी बाय एल, ऐसे ही इलेक्ट्रिसिटी का फॉर्मूला भी होता है आई इज इक्वल टू डेल्टा वी बाय आर ई। तो मैं हीट को के ए डेल्टा टी बाय एल को मैं इधर ऐसे भी तो लिख सकता हूँ, एल को, ये के ए को मैं अगर बाय एल पे ले आया तो ये ऐसा हो जाएगा ना, ऐसा हो जाएगा डेल्टा टी बाय एल बाय के। तो ये इसने पहले से लिख दिया है, हाँ एल बाय के ऐसा हो जाएगा। तो ये एल बाय के, ये डेल्टा टी को देखिए, डेल्टा टी यहाँ पे जो काम कर रहा था, यहाँ पे डेल्टा भी तो वही काम ही कर रहा था, वाई बाय दोनों में, वाई में थे दोनों। तो ये आर ई जो है, जो कि हमारा बेसिकली रेजिस्टेंस है, इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस, ये आर ई, ये इसके साथ इक्वल नहीं हो जाएगा एल बाय के साथ, राइट। तो यहाँ पे जो हमारा यहाँ हीट का थर्मल रेजिस्टेंस आ जाएगा, आर टी एच लिख देते हैं इसको, दैट इज इक्वल्स टू एल बाय के ए का मतलब होता है एरिया, छोटा है नहीं बड़ा है। तो हमें ये पता चल गया कि हीट इज इक्वल्स टू डेल्टा टी बाय आर टी एच। ये इतना आर टी एच भी तो कह सकते हैं इसको हम, आर टी एच, और आर टी एच का वैल्यू फिर है एल बाय के का ऊपर ले जाएंगे तो के डेल्टा टी बाय एल, कोई चेंज नहीं है। तो ये जो है दिस इज एक्चुअली थर्मल रेजिस्टेंस आर टी एच। आर टी एच हम इसलिए कह रहे हैं बिकॉज इट इज थर्मोडायनामिक्स। फिर हम बात करते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ कंडक्टर्स की। कंडक्टर्स को कंबाइन करना है। जब ये मेरे पास सोचिए दो कंडक्टर हैं, दो मेटल के पीसेस हैं, एक तो मैं इन दोनों को ऐसे कंबाइन कर सकता हूँ, घुसी नहीं था छोड़ो, ऐसे कंबाइन कर सकता हूँ लंबा, इसको हम सीरीज में भी कहते हैं, या फिर मैं इन दोनों को ऐसे पैरेलली भी कंबाइन कर सकता हूँ। सेम ही चीज़ है दोनों कंडक्टर को करना, एक्चुअली सेम नहीं है, वैल्यूज अलग आ जाता है। तो इसके ज़्यादा अंदर हम नहीं जाएंगे, इसके डेरिवेशंस के बारे में बाद में बात करेंगे, क्योंकि डेरिवेशंस को याद करते हैं हम फिर वो एग्जाम में भूल जाते हैं, उससे अच्छा हमें पहले से ही याद रख लेना चाहिए, मैंने पहले भी कहा है ये। तो ये जो हैं इनके जो दो वेज हैं दैट इज पैरेलल और सीरीज में। तो सीरीज और पैरेलल में क्या होता है कि एक बार उन लोग को पैरेलली ज्वाइन किया जाता है जैसे मैंने अभी दिखाया, और एक बार सीरीज में होता है तो अलग अलग ऐसे आगे पीछे करके, जैसे ये हमारा सीरीज में लगाया देखिए, इसका वैल्यू, इसका कांस्टेंट K1 था, इसका कांस्टेंट K2 था, इसका L1 इसका L2 था, इधर T2 है, इधर T1 है, इधर इसका एरिया A है, इसका एरिया भी A है, लेट सपोज कि इसका एरिया भी A है, और बीच में जो है मतलब टेम्परेचर है दैट इज थीटा। बेसिकली ये हीट है, क्या मैं थीटा बात करूँ, दिस इज Q, ये बीच में जो हीट है दैट इज द। और टेम्परेचर की बात करें तो भी वो भी हो सकता है, थीटा भी ले सकते हैं हम उसको। अगर टेम्परेचर की बात करें देन मैं यहाँ पे हीट की बात कर रहा हूँ। तो इसका जो वैल्यू होता है ना, इसका आर इक्विवेलेंट का, अगर अच्छा जो ये मैंने बनाया, ये जो मैंने बनाया, इसको क्या मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूँ कि एक रॉड था मेरे पास, अगर मैंने उन दोनों को कंबाइन कर दिया तो एक नेट रॉड निकल गया मेरे पास। सोचिए जिसका कि के ई का वैल्यू चेंज हो गया, के ई का वैल्यू उसका के का वैल्यू चेंज हो गया, दैट इज के ई हो गया, के इक्विलिब्रियम हो गया, और फिर उसका एरिया तो सेम ही है, दोनों का एरिया सेम था। इसका टेम्परेचर T1, लास्ट में जहाँ पे आया T2, और इसका लेंथ बढ़ गया L1 प्लस L2। अब हमें पता है कि जब हम इलेक्ट्रिसिटी पढ़ रहे थे, जब रेजिस्टेंस पढ़ा था हमने, तब उसको जब सीरीज में कनेक्ट करते तो वो कैसा होता था, R1 प्लस R2 इज इक्वल्स टू R इक्विवेलेंट, राइट। यहाँ पे भी सेम ही फॉर्मूला लग जाएगा, इसीलिए मैं कह रहा था इसको याद कर लो क्योंकि ये इजी है, इसको पहले से हमने पढ़ा है क्लास 10th में। तो R1 प्लस R2 इज इक्वल्स टू R ही हो गया। जब R1 का वैल्यू निकालें तो R1 का हमने क्या पढ़ा था, L अपॉन K, R1 इज इक्वल्स टू L1 अपॉन K1A, R2 इज इक्वल्स टू L2 अपॉन K2A, R इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू, अब R इक्विवेलेंट का क्या वैल्यू है L का, L1 प्लस L2 बाय K इक्विवेलेंट इनटू A। ऐसे ही इनको हम जब फॉर्मूला पे पुट करेंगे लाइक दिस कि R इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू, इसको भी इधर सबको ले आए हमने, R इक्विवेलेंट को R1 प्लस R2, और यहाँ पे उसका वैल्यू पुट करेंगे तो हमें मिल जाता है कि इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू L1 प्लस L2 बाय L1 बाय K1 प्लस L2 बाय K2। इसको डायरेक्टली पुट करना है जिस फॉर्मूला में अगर क्वेश्चन आया तो, इससे ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन तो आते नहीं है, सीधा सीधा क्वेश्चन आते हैं। जैसे कि यहाँ पे ये देखिए
हमारे पास एक क्वेश्चन है जहाँ पे हमने कहा है कि एक सीरीज़ है, सीरीज़ में एक्चुअली ज्वाइन किया गया और यहाँ पे 100 डिग्री सेल्सियस था, यहाँ पे थीटा था, यहाँ पे 0 डिग्री सेल्सियस था और इसका जो है के है ये, हमें यहाँ पे के इक्विवेलेंट निकालना है। के इक्विवेलेंट निकालना है ना, चेक कर लेते हैं एक बार। हाँ, के इक्विवेलेंट निकालना है, होप सो के इक्विवेलेंट निकालना हो। हाँ, के इक्विवेलेंट, वेरी नाइस, के इक्विवेलेंट। जब हम के इक्विवेलेंट की बात करेंगे तो हमें पता है कि आर ई इज इक्वल्स टू R1 प्लस R2। तो आर ई का जो नेट रॉड बनेगा उसको पहले बना देते हैं। दिस इज L प्लस 3L बन जाएगा, इधर K प्लस 2K बन जाएगा, देन इधर 100 डिग्री सेल्सियस, इधर 0 डिग्री सेल्सियस। अब हम पुट करते हैं। जब हम पुट करेंगे तो आर इक्विवेलेंट में क्या था, 4L बाय L अपॉन K इंटू A होता था। तो K प्लस 2K इज इक्वल्स टू 3K इंटू A, दैट इज इक्वल्स टू इधर L अपॉन K प्लस 3L अपॉन 2K, राइट। ये हो जाएगा। हमें क्या निकालना है, ये सॉरी, ये K1 K2 नहीं है, K इक्विवेलेंट है ये, K इक्विवेलेंट इंटू A। यहाँ पे तो K इक्विवेलेंट हो जाएगा ना, K1 K2 ऐड कैसे हो सकता है यार। हाँ, तो K इक्विवेलेंट का वैल्यू अब यहाँ से निकल जाएगा हमारा, ये A, यहाँ से A कट गया, यहाँ से L कट गया, तो ये 4 बाय K इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू 1 अपॉन K प्लस 3 अपॉन 2K, और इसका वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 3K अपॉन 5, सॉरी 3K क्या 8K, कैलकुलेट कर लेना यार, 8K अपॉन 5। फिर हम चलते हैं नेक्स्ट। हम बात करेंगे अब जंक्शन टेम्परेचर के बारे में। जंक्शन टेम्परेचर का मतलब होता है बीच का जो रॉड है, तो रॉड मिले उन दोनों के बीच में जो आई मीन जहाँ पे वो पहला रॉड खत्म होता था और दूसरा रॉड जहाँ से शुरू हुआ, उन दोनों के बीच का जो है वहाँ पे कौन सा टेम्परेचर आएगा, उसका थीटा का वैल्यू क्या होगा, टेम्परेचर क्या होगा वहाँ पे। जैसे यहाँ पे है थीटा, यहाँ पे K है, यहाँ पे 2K है, इसका निकालते हैं। चलिए मज़ा आएगा। हमें पता है हर जगह हीट सेम होता है, H1 इज इक्वल्स टू H2। हमने इस रॉड को निकाल दिया, यहाँ पे H1 का वैल्यू लगा दिया, यहाँ पे H2 का वैल्यू लगा दिया, H1 इज इक्वल्स टू H2। अभी हमें H का भी वैल्यू पता है, H का वैल्यू क्या था, डेल्टा T बाय R, डेल्टा T बाय R1 इज इक्वल्स टू डेल्टा T बाय R2। डेल्टा T तो चेंज दोनों के लिए, मतलब डेल्टा T1 डेल्टा T2 सेम ही है दोनों के लिए। तो यहाँ क्या हुआ, यहाँ पे हमने 100 डिग्री सेल्सियस दिया देखिए, और यहाँ पे हमारे पास थीटा डिग्री है, तो 100 चेंज कितना होगा, 100 माइनस थीटा बाय R1, 100 माइनस थीटा बाय R1, R1 का वैल्यू ही तो है ना ये, R1 इज इक्वल्स टू थीटा बाय 0 बाय R2, इसका वैल्यू R2 है, राइट। तो यहाँ पे जो R1 का वैल्यू है दैट इज L बाई K, और यहाँ पे 3L बाई 2K। तो ऐसे ही 300 इज इक्वल 300 माइनस 3 थीटा इज इक्वल्स टू 2 थीटा निकला है हमारे पास। बाकी सब कट गया, L कट गया, K कट गया, उसके साथ ये ऊपर चला गया 300 माइनस 3, तो 5 थीटा इज इक्वल्स टू 300 और थीटा इज इक्वल्स टू 60 डिग्री सेल्सियस आ गया। फिर हम बात करते हैं पैरेलल की। अब जैसे हमने लंबे से जोड़ा था, अब उसको पैरेलल जोड़ेंगे, ऐसे जोड़ेंगे ऐसे। अब ये नया क्या होगा इस पे, जैसे वहाँ पे क्या होता था, वहाँ पे एरिया सेम रहता था, यहाँ एरिया बदल जाएगा, एरिया क्या हो जाएगा, A1 प्लस A2 हो जाएगा। तो अगर मैं बात करूँ इसकी, तो ये कुछ ऐसा है कि टेम्परेचर इधर T1 था, इधर जब आया T2 है, सोचिए कि इसका एरिया T1 है, इसका एरिया T2 है, इसका K1 है, इसका K2 है। इसको मैंने जोड़ दिया और एक नया पाइप बना दिया, नया कंडक्टर बना दिया। जो कंडक्टर की इधर ठीक है T1 ही तो होगा, ये तो चेंज नहीं हो जाएगा, ये भी T2 होगा, पर इसका जो एरिया है वो A1 प्लस A2 हो गया। ये जो K इक्विवेलेंट है वो K क्या यार K ही आ गया। फिर इसका जो लेंथ है वो L KL ही रहा, वहाँ पे लेंथ चेंज होता था, L1 प्लस L2 होता था, यहाँ लेंथ चेंज नहीं होगा, लेंथ तो जितना का उतना ही रहेगा। हाँ, तो इसका जो RE का वैल्यू होता है ये होता है एग्जैक्टली लाइक जैसे हमारा रेजिस्टेंस में होता था, रेजिस्टेंस जब पैरेलल पे लगाते थे हम, क्या होता था R/1 अपन RE इज इक्वल टू 1 अपन R1 प्लस 1 अपन R2 प्लस डॉट 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 1 अपन RN, यही है फॉर्मूला, 1 अपन R1 प्लस 1 अपन R2। और इसका K इक्विवेलेंट का फॉर्मूला जो होता है वो पुट जैसे हमने उसमें किया था ऐसे ही इसमें अब पुट करें तो K इक्विवेलेंट का जो फॉर्मूला होता है K1A1 प्लस K2A2 बाई A1 प्लस A2। ये ईजी है, इसको याद रख लेना जल्दी से जल्दी, जितना जल्दी हो सके, क्वेश्चंस में काम आएंगे।
और यहाँ पे एक क्वेश्चन है, उसको देख लेते हैं। यहाँ पे हमें के इक्विवेलेंट का वैल्यू पूछा है। अब ज़्यादातर के इक्विवेलेंट का वैल्यू पूछता है। तो इसकी बात करें तो देखिए यहाँ पे इसका एरिया ए है, गिवन है, इसका एरिया है गिवन है, इसका 6K है, इसका 4K है कांस्टेंट, इधर इसका लेंथ L है। तो 1/RE = 1/R1 + 1/R2 और R1 R2 का वैल्यू हम पुट कर देंगे। यहाँ पे जब मैं RE का वैल्यू पुट करूँगा 1/K, जब R इक्विवेलेंट का 1/KE × A, तब देखिए क्योंकि ये नीचे है L नीचे रह जाएगा और ऊपर आ जाएगा KE × A। अब एरिया इसका A × A + A हो गया यानी कि 2A, तो इसका 2A हम यहाँ पे लिख दिए। फिर ये L है, ये 2K 6K और ये इतना। तो हमें क्या निकालना था, के इक्विवेलेंट। के इक्विवेलेंट को इधर रख दिया, बाकी सबको उधर ले गया, L से L कट गया, A से A कट गया, एंड दिस इज इक्वल्स टू KE = 10K/2 दैट इज इक्वल्स टू 5K। खत्म। फिर हम बात करेंगे जंक्शन टेम्परेचर, हमारा खत्म हो गया। नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या है, कुछ हुआ क्या है बता। हाँ, इसकी बात करते हैं। ये बड़ा अच्छा चीज़ देखा है हमने। अच्छा ये है इधर, अरे हाँ, तो यहाँ पे क्या कहा है हमसे कि एक हमारे पास बड़ा सा ड्रम है, सोचिए उसके बीच का जो पार्टिकल है, मतलब ये वाला, ये कोई दूसरे मटेरियल से बना है लेट से, और ये बाहर का जो है ये कोई दूसरे मटेरियल से बना है, हो सकता है ना। तो इसका जो रेडियस है वो R है और जो बड़ा वाला का रेडियस है दैट इज 2R। अब हमें इसका के इक्विवेलेंट पूछा है कि ये दोनों जब मिल जाएंगे तो क्या हो जाएगा। जब ये दोनों मिल जाएंगे तो हमारे पास तो के इक्विवेलेंट का सीधा सीधा फॉर्मूला था, उसे लगा देंगे हम। पर यहाँ पे जो वैल्यू आएगा वो थोड़ा सा अलग आएगा, क्योंकि रुकिए, हाँ, क्योंकि हमारे पास जो के इक्विवेलेंट आएगा उसका जो एरिया होगा वो अभी R के रेस्पेक्ट में होगा। जैसे हमने पढ़ा है इसका एरिया क्या होता है, जो सर्किल का एरिया है दैट इज 2πr, राइट, सॉरी क्या है 2πr, πr²। तो πr² लगेगा अब एरिया में। तो यहाँ पे जिसका πr² लगेगा, इसका एक इसका जो एरिया होगा दैट इज πr², और इसका जो एरिया हो जाएगा दैट इज पाई × 2r का स्क्वायर यानी कि 4r²। मतलब एक का एरिया है πr², दूसरे का है 4πr²। तो इस हिसाब से करेंगे इसको। तो के इक्विवेलेंट जो है इसका जो वैल्यू हो जाएगा दैट इज इक्वल्स टू K1 × A1। K1 कितना है, K × πr² प्लस K2 × अच्छा, अब एक और चीज़। जब हमने इसका टोटल का एरिया निकाला तब इसका निकला 4πr², पर इस πr² से वो बीच वाले का एरिया कट हो जाएगा ना। तो इसका टोटल एरिया जो होगा वो कितना होगा, जब बस ये 2r वाले का, मतलब बाहर के मटेरियल का, जब नेट मटेरियल बाहर की बात करूं, आउटसाइड, तो उसका क्या हो जाएगा, उसका एरिया ऑफ दैट मटेरियल माइनस एरिया ऑफ दैट स्मॉल वन दैट इज इक्वल्स टू 4πr² माइनस πr²। ऐसा हो जाएगा। तो यहाँ हम लिख सकते हैं सीधा 3πr²। सीधा मैं लिख दूं क्या, 3πr²। चलो, K2 × 3πr² बाय A1 + A2। अब क्या, A1 + A2 मतलब फिर 4πr² दैट इज इक्वल्स टू K1 + 3K2/4, क्योंकि ये बाकी सब कट जाएगा इसके साथ। ये है इसका वैल्यू। अब हम बात करते हैं रेडिएशन है तो नेक्स्ट टॉपिक, यस, हमारे पास है रेडिएशन की बात करते हैं। तो रेडिएशन वो होता है कि जब हमने एक बॉडी को, जैसे लोहा अपने आप में कलर एक उसका अलग ही होता है, ब्राउनिश कलर होता है, कुछ भी होता है, सिल्वर का सिल्वर होता है। जब हम उसको गर्म करते हैं, जब हम उसको हीट देते हैं, तो आपने देखा होगा जब वो मोल्टेन फॉर्म में आ जाता है एक रेड कलर का शाइन करता है। क्यों करता है, दैट इज बिकॉज ऑफ रेडिएशन। अंदर का जो एनर्जी है वो एक कलर के फॉर्म में उसको बाहर निकाल रहा है, एमिट कर रहा है। सो बेसिकली हीट ट्रांसफर जो होता है रेडिएशन में, वो कोई मीडियम के बगैर नहीं होता। कोई मीडियम होने पर ही होगा ऐसा ज़रूरी नहीं होता। ये बेसिकली वैक्यूम में भी हो सकता है, लाइक हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, जो कि बेसिकली लाइट वेव जैसे है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक है लाइट वेव। और रेडिएशन जो है वो बेसिकली थ्योरी ऑफ एक्सचेंज होता है, सभी होते हैं। तो यहाँ पे दो कॉन्सेप्ट है जो हमें सीखने को मिलेगा कि ऑल बॉडीज एमिट रेडिएशन एट ऑल टेम्परेचर। सारे बॉडीज सारे टेम्परेचर में कुछ ना कुछ रेडिएट कर रहे हैं। मैंने ये ब्लैक टी शर्ट पहना है, ये ब्लैक कलर रेडिएट कर रहा है अभी भी।
ये मार्क्स ब्लैक कलर रेडिएट कर रहे हैं। हर एक चीज़ कुछ ना कुछ रेडिएट कर रहा है और कुछ ना कुछ ये एब्जॉर्ब भी कर रहे हैं। जैसे कि यहाँ पे ऑल बॉडी एब्जॉर्ब हीट रेडिएशन फॉलिंग एट ऑल टेम्परेचर, कोई भी टेम्परेचर पे हो कुछ ना कुछ तो वो कर रहे हैं। दैट्स व्हाई हमें कलर तो विजिबल हो रहा है, वरना तो कलर भी विजिबल नहीं होता। ओके तो जब सराउंडिंग टेम्परेचर ज़्यादा होता है और बॉडी टेम्परेचर कम होता है, जब हम इस बॉडी को लें, इसका टेम्परेचर सोचे कम है और सराउंडिंग में इसका सराउंडिंग जो है उसका टेम्परेचर ज़्यादा है, तब वो एब्जॉर्ब ज़्यादा करेगा या एमिट ज़्यादा करेगा? कॉमन सेंस, ज़्यादा एब्जॉर्ब करेगा या ज़्यादा एमिट करेगा? एब्जॉर्ब ज़्यादा करेगा, राइट? क्योंकि हमें पहले एक चीज़ पता है कि हीट हमेशा हम हीट रेडिएशन की ही बात कर रहे हैं ना, तो जो भी बात कर रहे हैं हम हीट की बात कर रहे हैं, हम एनर्जी की बात कर रहे हैं। तो ये एनर्जी ज़्यादा से ज़्यादा एब्जॉर्ब कर रहा है अदर देन एनर्जी बाहर निकाल रहा है। ठीक से देखिए कि बाहर इसका टेम्परेचर ज़्यादा है। हमने पहले बार जब हीट पढ़ा था तब हमने पढ़ा था कि हीट जो कि एक एनर्जी है, चाहे किसी भी फॉर्म में आए, तो वो हमेशा ज़्यादा टेम्परेचर से अंदर के टेम्परेचर छोटे टेम्परेचर पे जाता है, राइट? तो ये एब्जॉर्ब क्यों ज़्यादा करेगा? एक तो इसलिए करेगा क्योंकि ये इसका प्रॉपर्टी है कि ये जितना एब्जॉर्ब करेगा उतना एमिट करेगा। फिर ज़्यादा एब्जॉर्ब क्यों करेगा? इक्वल से ज़्यादा एब्जॉर्ब क्यों करेगा? क्योंकि इसका टेम्परेचर भी तो कम है, ज़्यादा टेम्परेचर से कम टेम्परेचर पे तो हीट जाएगा ही ना। दैट्स वाई इसका जो एब्जॉर्प्शन होगा वो ज़्यादा होगा और एमिशन जो होगा वो कम होगा। फिर अगर हम बात कर लें, अगर हम इसको उल्टा कर लें कि सराउंडिंग टेम्परेचर अगर कम हो और बॉडी टेम्परेचर ज़्यादा, तब ये भी उल्टा हो जाएगा कि ये एमिट ज़्यादा करने लगेगा। फिर अगर हम सोच लें कि सराउंडिंग टेम्परेचर जो है वो इक्वल है बॉडी टेम्परेचर के साथ, तो अब जितना एमिट कर रहा है उतना एब्जॉर्ब कर रहा है, ख़त्म। अपना अपना प्रॉपर्टी निभा रहे हैं सब, आप भी निभाइए, लर्न कर लीजिए सारे फॉर्मूलेज। अब हम बात करते हैं एमिसिव पावर। एमिसिव पावर का जो सिंबल होता है दैट इज ई। एमिसिव पावर ये होता है, एब्जॉर्प्टिव पावर मतलब जो हम एब्जॉर्ब करते हैं, एमिसिव पावर मतलब जो हम निकालते हैं, जो निकलता है गुस्से पे, दर्द पे, सॉरी अच्छा, तो इसकी बात करते हैं, बॉडी की बात करते हैं। ये एक बॉडी है जो कि कुछ एमिट कर रहा है, जैसे कि सन एमिट करता रहता है। तो हमने ये देखा कि ये बॉडी का जो हीट है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू उसका एरिया एंड उसके साथ साथ टाइम, कितने टाइम तक एमिट कर रहा है। तो इस हिसाब से हमारे पास इसका फॉर्मूला आया, हीट इज इक्वल्स टू ईट, मैं ईट बोलता हूँ, इट इज EAT। E इज इक्वल्स टू इमिसिव पावर, इमिसिव पावर इसी को कहते हैं, A इज इक्वल्स टू एरिया एंड T इज द टाइम। तो हम E का वैल्यू आराम से लिख सकते हैं कि इट इज इक्वल्स टू हीट अपॉन A इंटू T। अच्छा, ये जो एमिसिव पावर है ना, ये बेसिकली दो चीज़ों पर डिपेंड करता है। एक तो ये मटेरियल का प्रॉपर्टी होता है, मटेरियल पे डिपेंड करेगा, एक और वेवलेंथ पे डिपेंड करेगा। फिर जो एक और चीज़ हम पढ़ेंगे दैट इज ई लाम्बडा। ई लाम्बडा होता है बेसिकली स्पेक्ट्रल एमिसिव पावर। स्पेक्ट्रल एमिसिव पावर मतलब जैसे कैसे समझाऊँ मैं? अच्छा, कुछ ऐसा सोचिए कि एक प्रॉपर टाइम के लिए कुछ हो रहा है, छोड़ दीजिए, आपके टाइम आपके कोर्स में नहीं है, ज़्यादा कॉम्प्लिकेट हो जाएगा हर चीज़। इससे अच्छा है कि हम ये पढ़ लेते हैं। देखिए, मैं फिर भी ट्राई करता हूँ कि आपको समझा पाऊँ कि कैसे आप कम से कम जान तो लें कि एक्चुअली है क्या। तो स्पेक्ट्रल एमिसिव पावर की जब बात करें हम, तो ये बेसिकली ऐसा कुछ होता है कि जैसे यहाँ पे देखिए कुछ एग्जांपल्स के हिसाब से, जैसे 800 रेडिएशन जो है, अच्छा तो मैं समझा ही देते हैं, क्यों ना समझाएं। ये ऑब्जेक्ट सोचिए 100 डिग्री सेल्सियस पे है, तो ये बहुत सारे वेवलेंथ अपने आप से एमिट करेगा क्योंकि ये टेम्परेचर हमारे सराउंडिंग टेम्परेचर ज़्यादा है। पर जो टेम्परेचर ये 100 डिग्री सेल्सियस पे एमिट करेगा और खुद छोटे टेम्परेचर पे आ जाएगा, उसके बाद भी तो ये कुछ एमिट करेगा। तो तब जब एमिट कर रहा था, जब ये 100 डिग्री सेल्सियस पे था, और तब जब ये एमिट कर रहा है जब ये 50 डिग्री सेल्सियस पे आ गया, तो क्या उन दोनों का जो वेवलेंथ है क्या वो सेम है? नहीं। जब ज़्यादा था टेम्परेचर, जब हीट ज़्यादा था, तब वेवलेंथ छोटा जाता है, जब हीट कम गया तो वेवलेंथ बढ़ा जाता है। दैट्स वाई हमें सन का कलर रेड दिखता है। दैट्स अ वेरी बिग कॉज। हाँ, तो ये जो फर्क आता है ना, दिस इज बिकॉज ऑफ स्पेक्ट्रल एमिसिव पावर। फिर हम बात करते हैं एब्जॉर्प्टिव पावर। एब्जॉर्प्टिव पावर एमिसिव पावर का उल्टा होता है। हम कुछ निकाल दिया गुस्सा होके, कोई हमें प्यार कर रहा है, हम तो सह गए भाई। एग्जैक्टली तो जो एब्जॉर्प्टिव पावर होता है ना, वो परसेंटेज ऑफ हीट एब्जॉर्ब्ड आउट ऑफ टोटल हीट इंसिडेंट।
इसको हम कैलकुलेट कुछ ऐसे करते हैं कि टोटल हीट जो गिर रहा है हम पे, जैसे मेरे पे ये लाइट गिर रहा है, मैं इसमें से कितना एब्जॉर्ब कर रहा हूँ और कितना बुरा दिख रहा हूँ, यानी कि मैं कितना एब्जॉर्ब कर रहा हूँ, बाकी कितना छोड़ दे रहा हूँ, लॉस कर दे रहा हूँ। जैसे कि इस बॉडी को देखिए, इस बॉडी पे क्या है, हमने 100 रेडिएशन इंसिडेंट गिरा है, पर इसने बस 60 रेडिएशन को इनपुट किया। तो इसका जो फॉर्मूला हो जाएगा दैट इज़ लाइक दिस कि A इज इक्वल्स टू, इसका जो ये सिंबल होता है दैट इज A इज इक्वल्स टू हीट एब्जॉर्ब बाय बॉडी बाय हीट इंसिडेंट ऑन द बॉडी। कितना उसने एब्जॉर्ब किया बाय कितना उस पर हमने गिराया था। तो हीट एब्जॉर्ब्ड विल बी इक्वल्स टू A इंटू हीट इंसिडेंट, राइट। जो हीट एब्जॉर्ब हुआ है दैट विल बी इक्वल्स टू A इंटू हीट इंसिडेंट, यानी कि जितना हमने गिराया है। तो अब ये A जो है, इसके प्रॉपर्टी के बारे में बात करें तो ये भी एक मटेरियल का प्रॉपर्टी होता है, हर मटेरियल का अलग अलग होता है। मैंने अपने बॉडी में जैसे मैं जितना हीट आ रहा है उससे आधा भी नहीं कर रहा हूँ सर, पर कुछ बॉडीज़ होते हैं जो पूरा एब्जॉर्ब कर लेते हैं। जैसे ब्लैक बॉडी की अगर मैं बात करूँ तो आप उस पर जितना डालेंगे, 100 डालेंगे, वो 100 एब्जॉर्ब कर लेगा। और एमिट क्या करेगा, कुछ नहीं करेगा, लॉस कुछ नहीं करेगा, सारा जितना जो कुछ भी रेडिएशन आएंगे सब एब्जॉर्ब कर लेगा। इसके बाद उसी को पढ़ने वाले हैं हम। और जो स्पेक्ट्रल, जैसे हमारा था स्पेक्ट्रल एमिशन पावर, एमिसिव पावर, ऐसे ही है स्पेक्ट्रल एब्जॉर्प्टिव पावर दैट इज ए लैम्बडा। इसके बारे में ज़्यादा नहीं जानेंगे हम आ जाते हैं ब्लैक बॉडी के पास। ब्लैक बॉडी क्या होता है? ब्लैक बॉडी विच एब्जॉर्ब ऑल रेडिएशन फॉलिंग ऑन इट एट एनी टेम्परेचर एट एनी इंसिडेंट एंगल। कोई भी जगह पे कहीं पे भी जब उस पर रेडिएशन गिरेगा तो वो एक भी रेडिएशन को एमिट नहीं करेगा, सब कुछ एब्जॉर्ब कर लेगा। जैसे हमने यहाँ पे एक बॉडी देखा था, ये बॉडी ने 60 रेडिएशन को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लिया, पर अगर ये एक ब्लैक बॉडी होता तो हमने जो 100 रेडिएशन दिया, 100 का 100 सब कुछ अंदर ले जाता। अब बात करते हैं, हाँ यहाँ पे थे हम। तो एक जो आइडियल ब्लैक बॉडी होता है, बेसिकली उसका जो रिफ्लेक्शन होता है दैट इज 0, उसका जो A लैम्बडा होता है वो 1 होता है, और उसका जो A का वैल्यू होता है ना, स्पेक्ट्रल एमिसिव पावर एंड स्पेक्ट्रल एब्जॉर्प्टिव पावर, उन दोनों का वैल्यू इक्वल होता है, मतलब दोनों का वैल्यू 1 ही होता है। अब हम बात करते हैं ब्लैक बॉडी का नाम ब्लैक बॉडी क्यों रखा गया? क्योंकि वो ब्लैक होता? नहीं। अरे भाई ब्लैक होगा तो ब्लैक बॉडी रख देंगे क्या? ऐसा कोई बात नहीं है। एक्चुअली ब्लैक कलर जो होता है वो ज़्यादा से ज़्यादा वेवलेंथ को एब्जॉर्ब कर पाता है, ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जी वो एब्जॉर्ब कर पाता है, वो एक गुड एब्जॉर्बर होता है। पर ब्लैक बॉडी शुड बी ब्लैक, ये स्टेटमेंट बहुत गलत है। ये स्टेटमेंट बहुत ही ज़्यादा गलत है। ब्लैक बॉडी which emits max radiation at a given temperature as compared to any other bodies। अच्छा, अब ब्लैक बॉडी ये होता है कि कोई ऐसा बॉडी जो कि ज़्यादा से ज़्यादा एमिट कर पाए, which emit max radiation at a given temperature, एक टेम्परेचर पे, as compared to other bodies। ब्लैक बॉडी के बारे में जानने से पहले मैं थोड़ा आपको बता देता हूँ कि बाद में हम ना एक, कौन है यार डिस्टर्ब कर रहा है मुझे, हाँ। तो ब्लैक बॉडी के बारे में जानने से पहले हम ना एक बात कर लेते हैं कि एक ऐसा बॉडी होता है बेसिकली ब्लैक बॉडी की, सॉरी ये एक फॉर्मूला था, बाद में हम पढ़ेंगे कौन से साइंटिस्ट का, जैसे कि ये हैं किरचॉफ लॉ था, तो उसमें उन्होंने बताया था कि जो जितना ज़्यादा एब्जॉर्ब करता है ना उतना ज़्यादा एमिट करता है। इससे पहले तक सबको लग रहा था कि ब्लैक बॉडी ऐसा बॉडी है जो सिर्फ एमिट करता है, सिर्फ एब्जॉर्ब करता है, पर ब्लैक बॉडी सिर्फ एब्जॉर्ब नहीं करता। ब्लैक बॉडी जितना एब्जॉर्ब कर पाता है ना उतना ज़्यादा वो एमिट भी कर पाएगा। इससे पहले तक मैं भी आपको बोलते आ रहा था, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि आपको जितना दूर तक पता है तब तक लोगों को जितना पता था उतना पता चले। जैसे ही मैं किरचॉफ लॉ पे आ गया, अभी मैं आपको एक नया चीज़ इंट्रोड्यूस करवा रहा हूँ कि ब्लैक बॉडी के बारे में हमने जो कुछ भी पढ़ा है वो सब गलत है। ब्लैक बॉडी ने क्या कहा, ब्लैक बॉडी के बारे में हमें क्या पता है कि ब्लैक बॉडी में ऐसा होता है कि सारी चीज़ें एब्जॉर्ब हो जाते हैं। कब तक? जब तक हम किरचॉफ लॉ को नहीं पढ़े हैं। जब किरचॉफ लॉ को पढ़ लिया तब हमें पता चल गया कि ब्लैक बॉडी सिर्फ एब्जॉर्ब ही नहीं, एक गुड कंडक्टर, एक गुड एब्जॉर्बर और गुड एमिटर्स। जो एब्जॉर्ब कर सकता है वो एमिट भी कर सकता है, जो बना सकता है वो मिटा भी सकता है। डायलॉग सुना होगा ना आपने, लाइक दैट ओनली। तो जो एनर्जी है, जो क्या यार कुछ भी कह दिया, जो हमारा ब्लैक बॉडी है उसका जो एमिसिव पावर होता है दैट इज इक्वल्स टू एब्जॉर्प्टिव पावर और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट। और इसका जो ई लैम्बडा होता है दैट इज ऑल्सो प्रोपोर्शनल टू ए लैम्बडा। अब ई इज इक्वल्स टू के,
कांस्टेंट लगा दिया यार मैंने, बस k इज इक्वल टू कांस्टेंट सोचिए, तो E अपॉन ए दैट विल बी इक्वल्स टू k। इसी के को कहते हैं किरचॉफ कांस्टेंट, दैट्स इट। अब इसको हम प्रूफ करते हैं कि जो E होता है ना, हाँ E अपॉन ए जो होता है वो कांस्टेंट रहता है, इसका मतलब E और A डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। इसको हम प्रूफ करते हैं। चलिए, तो मैंने क्या किया, एक सिस्टम के अंदर 3 ऑब्जेक्ट ले लिया, उसमें से एक ऑब्जेक्ट नॉर्मल था, एक दूसरा ऑब्जेक्ट भी नॉर्मल था, पर तीसरा ऑब्जेक्ट होता वो बेसिकली ब्लैक बॉडी था। अब यहाँ पे हमने A1 दिया, इसको A2 दिया, और यहाँ पे तो A का वैल्यू हमें पता है कि 1 होता है हमेशा से, तो ये हमने इनको हीट दिए, तो इसका जो E है दैट इज E1, इसका E जो है E2, दिस इज E3। हीट एब्जॉर्ब्ड विल बी इक्वल्स टू A इंटू हीट इंसिडेंट, पढ़ा है हमने, कहाँ गया वो, इधर पढ़ा था ना, हीट एब्जॉर्ब्ड बाय हीट इंसिडेंट इज इक्वल्स टू A। तो हीट एब्जॉर्ब्ड इज इक्वल्स टू A इंटू हीट इंसिडेंट, और हीट एमिटेड इज इक्वल्स टू EAT, ये भी पढ़ा है हमने। तो अब हम बात करते हैं, ये थीटा का वैल्यू था, थीटा इज इक्वल्स टू इतना, ये भी थीटा ही है। तो अभी अगर हम बात करें तो देखिए, अब A1 Q1 क्योंकि यहाँ पे Q1 दिया गया था हीट इंसिडेंट, हमने सेम सबको दिया है ना, तो सबको Q भी ले सकते हैं। तो A1 Q1 इज इक्वल्स टू E1 AT, यहाँ पे आ जाएगा A2 Q2 इज इक्वल्स टू E2 AT, AQ इज इक्वल्स टू EB AT। अब अगर हम तीनों को अच्छे से एनालाइज करके, अगर इन तीनों को सब अच्छे से एनालाइज करें और उसके बाद हम देखें, तो यहाँ पे हमें कुछ चीज़ें कॉमन मिल जाएंगे। जैसे कि अगर मैं ये A1 अपॉन E1 का वैल्यू ले आऊँ, देखिए हीट सबके लिए इक्वल है, Q सबका इक्वल है, तो मैं Q को काट देता हूँ। मैं A1 बाय, नहीं Q को ऐसे नहीं करते हैं, दूसरा वे से समझाते हैं, ईजियर वे। मैं यहाँ A1 बाय E1 का वैल्यू लिखता हूँ, दैट इज इक्वल्स टू AT बाय, नीचे आ जाएगा, हाँ AT बाय Q1, और यहाँ पे A2 बाय E2 का वैल्यू लिखता हूँ, दैट विल बी इक्वल्स टू AT बाय Q2, और Q1 Q2 Q3 इन सब का वैल्यू सेम है, तो मैं सबको Q ही लिख देता हूँ। और यहाँ पे ये A का तो वैल्यू 1 ही है, तो EB इज इक्वल्स टू AT बाय Q। अब देखिए ये AT बाय Q कॉन्स्टेंट हो गए, दिस इज इक्वल्स टू A1 बाय EA इज इक्वल्स टू, सॉरी E1, हाँ, इज इक्वल्स टू A2 बाय E2 इज इक्वल्स टू EB। इससे प्रूफ हो गया कि दोनों प्रोपोर्शनल हैं। फिर हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है, नेक्स्ट टॉपिक हीट एब्जॉर्प्शन, E1 ये सब हो गया, ये सब हमें पता चल चुका भाई। फिर हम स्टीफन बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, अच्छा ये सब खत्म कर लिया हमने ना। ट्री एक्सपर्ट मॉडिफिकेशन, ट्री एक्सपर्ट कौन है, छोड़िए, हमसे कोई मतलब नहीं है उसको, ना उसको हमसे है, ना हमें उससे है। हाँ, अब हम बात करेंगे टेम्परेचर और टाइम के साथ जो रिलेशन आता है उसके साथ। ये एक ग्राफ आ गया, इस ग्राफ में देखिए हमें क्या कहा गया कि कलर ग्रीन, आई लव ग्रीन। हाँ, तो यहाँ पे हमें क्या कहा गया कि ये एक पार्टिकल था Y, जिसका टाइम के साथ टेम्परेचर कुछ ऐसे ही गिर रहा था, उसका स्लोप देखिए, और ये एक पार्टिकल था X, जिसका ड्रास्टिक गिर रहा था, उससे ज़्यादा स्लोप था उसका। तो हमें यहाँ पे पूछा है कि ये जो इसका E का वैल्यू होगा, किसका ज़्यादा किसका कम होगा, A का वैल्यू किसका ज़्यादा किसका कम होगा। एक चीज़ तो हमें पता है कि जिसका E का वैल्यू ज़्यादा होगा उसका A का वैल्यू ज़्यादा होगा, क्योंकि E इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू A। तो यहाँ पे E इवन इट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कि किसका जल्दी गिर रहा है, आई मीन किसका टाइम के साथ जल्दी खत्म हो रहा है। एमिटिव पावर मतलब ज़्यादा एमिट करेगा ना, टेम्परेचर खत्म होते जाएगा जल्दी। तो यहाँ देखिए जो X है ये ज़्यादा इसका स्लोप है। अगर हम ये डेल्टा T की बात करें तो यहाँ ये T1 ले लेते हैं, T2 ले लेते हैं। तो ये इतना दूर तक आने के लिए इसको बस इतना छोटा सा टाइम लगा, ये वाला, बट Y के लिए इसको ज़्यादा टाइम लगा। तो दैट्स वाई E ऑफ X इज ग्रेटर देन E ऑफ Y, एंड दैट्स ट्रू लाइक कि A ऑफ X इज ग्रेटर देन A ऑफ Y। फिर हम बात करेंगे विंग्स लॉ। विंग्स लॉ है, उसके बाद विंग्स लॉ ही है ना, लॉ खत्म, हाँ विंग्स लॉ।
विंग्स लॉ की बात करते हैं तो यहाँ पे हमने पढ़ा कि विंग्स लॉ पे हम पढ़ेंगे कि जब हम एक प्रॉपर लैम्बडा दें, लैम्बडा इन द सेंस एक प्रॉपर वेवलेंथ दें, तो जो इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन है दैट इज इक्वल्स टू Q अपॉन AT, उसका वैल्यू हाईएस्ट आता है एक जगह पे। जैसे ये कर्व देखिए, एक लैम्बडा पे इसका ज़्यादा आ रहा है। जब मैंने लैम्बडा चेंज कर दिया तो अब लैम्बडा कम हो गया और इंटेंसिटी बढ़ गया। फिर हमने क्या किया, लैम्बडा को और नीचे कर दिया तो इंटेंसिटी और बढ़ गया। तो लैम्बडा इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू इंटेंसिटी, हमें ये मिल गया। लैम्बडा मैक्स मतलब नंबर ऑफ रेडिएशन ऑफ दिस लैम्बडा इज इक्वल्स टू लैम्बडा मैक्स, लैम्बडा का सबसे ज़्यादा वैल्यू। हाँ, तो एज द टेम्परेचर इंक्रीज वैल्यू ऑफ लैम्बडा कम्स डाउन, क्योंकि इंटेंसिटी कम बढ़ रहा है तो लैम्बडा घट रहा है, तो ये दोनों इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो गए। दिस इंप्लाइज, हमें इससे ये कंक्लूजन मिला विद दिस विंग्स लॉ कि लैम्बडा 1 इंटू T1 इज ऑलवेज कॉन्स्टेंट, मतलब लैम्बडा 1 इंटू T1 इज इक्वल्स टू लैम्बडा 2 इंटू T2 इज इक्वल्स टू लैम्बडा 3 इंटू 3, जैसे हम M1 V1 इज इक्वल्स टू M2 V2 हमने पढ़ा था मोमेंटम कंजर्वेशन में, राइट। ऐसे ही तो इसका जो इज इक्वल्स टू बी, यानी कि इन सबका वैल्यू एक बार इक्वल आता है। इक्वल मतलब एकदम परफेक्ट आता है। इसका जो वैल्यू दैट इज 2.9 इंटू 10 टू द पावर -3, एक्चुअली इसका वैल्यू जो है दैट इज 2.898 इंटू 10 टू द पावर -3, पर इसको हम अप्रोक्सीमेशन करके इतना लेते हैं। तो जो लैम्बडा मैक्स है दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टी, हमें इससे ये पता चल गया और इन्होंने यही कहा था, इससे ज़्यादा कुछ नहीं कहा था। एरिया अंडर ग्राफ जो है, ये जो ग्राफ है इसका अगर एरिया निकालेंगे हम तो यहाँ पे हमें टोटल इंटेंसिटी ऑफ द टेम्परेचर मिल जाएगा दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T टू द पावर 40 विजिकल टेम्परेचर होता है। फिर हम आते हैं स्टीफन बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। हाँ वही है, सही है। ये एक्चुअली थोड़ा ऊपर नीचे हो गया था ना, पेपर वगैरह इस यहाँ पे होता है ये क्या यार, हाँ ये थोड़ा ऐसे मिस हो गया था, दैट्स व्हाई। चलिए इसकी बात करते हैं हम, स्टीफन बोल्ट्जमैन कांस्टेंट के बारे में बात करते हैं। तो ये कुछ कहता है हमें कि फॉर परफेक्टली ब्लैक बॉडी इंटेंसिटी ऑफ द रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पावर 4, जो हमने वहां पे भी पढ़ा था। सो Q अपॉन AT, जो कि इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन था, यहाँ पे पढ़ा था ना हमने इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन, ये रहा इसका वैल्यू Q अपॉन AT, दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T टू द पावर 4। तो T टू द पावर 4 की जगह कांस्टेंट की जगह हम उसको निकाल देंगे, इक्वल का वैल्यू लगा देंगे और स्टीफन कांस्टेंट को लगा देंगे। स्टीफन कांस्टेंट यही कहा था, जो उन्होंने कहा था, जो उन्होंने यही कहा था। इन्होंने बस एक कांस्टेंट ले आया था जिसका वैल्यू इन्होंने निकाला, दैट इज 6 इंटू 10 टू द पावर -8। तो 6 इंटू 10 टू द पावर -8 भी अप्रोक्सीमेशन वैल्यू है, पर इसको लगा के आंसर निकाल देंगे हम। फिर जो T बाय, तो इसका मतलब यह है कि अगर मैं Q बाय T को रखूं तो A को उधर ले सकता हूं, तो Q बाय T इज इक्वल्स टू ये स्टीफन कांस्टेंट इंटू A इंटू T टू द पावर 4, ये भी लिख सकता हूँ। पावर इज इक्वल्स टू, पावर मतलब Q बाय T, वही तो था। हाँ, तो पावर इज इक्वल्स टू स्टीफन कांस्टेंट इंटू A इंटू T टू द पावर 4, पावर इज इक्वल्स टू ये बेसिकली जो पावर है ये परफेक्टली ब्लैक बॉडी के लिए, ये परफेक्टली ब्लैक बॉडी के लिए। पर अगर हम नॉर्मल बॉडी की बात करें तो उसमें एक और कांस्टेंट लगाना पड़ता है दैट इज E, और ये भी इन्होंने ही दिया था, स्टीफन ने ही। ये मतलब बहुत ही ब्रिलियंट साइंटिस्ट थे कुछ हद तक। तो इन्होंने भी जो दिया था दिस इज फॉर कॉमन वन, और ये E का जो वैल्यू है वो A के साथ जैसा होता है वैसा ही है। E का जो वैल्यू है वो 0 से 1 तक वेरी करता रहता है, और मतलब डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स के लिए डिफरेंट, और E और A का वैल्यू हमेशा इक्वल होता है। किसके लिए? ब्लैक बॉडी के लिए। हमने पहले भी पढ़ा है। ये E मतलब वही वाला E है जो हमने पहले पढ़ा था। तो अब बात करते हैं, और कितना रहा, अच्छा छोटा सा, कम है, खत्म हो जाएगा। हाँ कम है, हाँ तो इसकी बात करते हैं हम, ये क्वेश्चन की बात करते हैं। हीटर ऑफ पावर 600 वाट, कॉयल एरिया जिसका कि 0.1 मीटर स्क्वायर है, फाइंड द टेम्परेचर, इतना दिया है हमें, फाइंड द टेम्परेचर ऑफ द कॉयल पूछा है हमें, इफ इसका जो वैल्यू है स्टीफन कांस्टेंट का दैट इज 6 इंटू 10 टू द पावर -8 दिया है। तो हमें क्या पता है, जो फॉर्मूला था दैट इज कि Q बाय T, और क्या था, कहाँ गया यार, हाँ Q बाय AT इज इक्वल टू स्टीफन कांस्टेंट, ये रहा Q बाय A इंटू T इज इक्वल टू स्टीफन कांस्टेंट इंटू T टू द पावर 4। तो ये फॉर्मूला हम लगा देंगे। Q बाय T को हम Q बाय T इज इक्वल टू स्टीफन कांस्टेंट इंटू A, यानी कि E भी लगेगा, पर हमें इसको
ब्लैक बॉडी के हिसाब से ट्रीट करना है, क्योंकि हमारे पास यहाँ ई का वैल्यू दिया नहीं है, तो ई को हम काट देंगे क्योंकि ई का वैल्यू 1 हो जाएगा ब्लैक बॉडी के लिए। तो स्टीफन कांस्टेंट इंटू ए इंटू क्या था, इंटू 10⁴। तो ये जो है ये पावर है, पावर हमारे पास है 6000 इज इक्वल्स टू स्टीफन कांस्टेंट 6 इंटू 10⁻⁻8 इंटू एरिया 0.1, उसका यूनिट हाँ सही है, इंटू T⁴। T⁴ की अगर मैं बात करूँ तो इन सबको इधर ले आएंगे, इसको मैं इतना, इसको ये 1/10 यानी कि 10⁻⁻1 10⁻⁻1 इतना 6 इंटू 10⁻3/6 इंटू 10⁻, कितना हो जाएगा ये, -8 + 1 -9 इतना हो जाएगा ना। हाँ सही है, ये अगर ऊपर चला गया तो ये 6 कट जाएंगे, दिस इज 10⁻12 और t इज इक्वल्स टू 12 10⁻12/4 दैट इज इक्वल्स टू 10⁻3। हाँ अब हम एक और छोटा सा चीज़ की बात करेंगे। अच्छा है और भी है, सॉरी मुझे लगा खत्म हो गया, पर है और है, थोड़ा तो पढ़ना पड़ेगा ना, अब इतना बड़ा एग्ज़ाम का देख रहे हैं तो। हाँ तो हम अभी बात करेंगे एक और क्वेश्चन की। यहाँ पे हमें बोला गया है कि ये एक बॉडी ए है, यहाँ एक बॉडी बी है, इसका जो आर ए है, रेडियस है, ये बी का रेडियस जो है वो बेसिकली 400 गुना होगा तभी ए का रेडियस होगा, और जो इसका पावर है दैट इज पी ए वो 10⁴ गुना ज़्यादा है पी बी से। हमें पूछा है लैम्डा ए बाय लैम्डा बी का वैल्यू, तो हम कैसे करेंगे, लैम्डा ए बाय लैम्डा बी का वैल्यू जो है वो हमें पता है कि TB/T1 के साथ इक्वल होगा, क्योंकि ये हमने उसमें पढ़ा था लॉ में कि लैम्डा ए इंटू टी ए इज इक्वल्स टू लैम्डा बी इंटू TB। तो जब ये ऐसे हो जाएगा तो इसका वैल्यू अलग आ जाएगा, तो बेसिकली ये इसको ही पूछा है दैट इज इक्वल्स टू दिस। तो हम यहाँ बात कर सकते हैं कि TB/TA इज इक्वल्स टू TB/TA का फिर हमने पता है कि क्या वैल्यू होगा, मतलब पहले हम इसके लिए निकाल देंगे एक बॉडी के लिए, फिर दूसरे बॉडी के लिए निकाल देंगे, फिर दोनों को इक्वेट कर देंगे। जैसे हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि स्टीफन कांस्टेंट इंटू ए ऑफ ए एंड T⁴ इज इक्वल्स टू 10⁴ सिग्मा, सॉरी स्टीफन कांस्टेंट ए ऑफ बी एंड टी, हाँ ठीक है, एरिया भी सही है, इधर भी सही है, T⁴ इतना, हाँ ठीक है सब सही है। क्या यार सही तो है, गलत नहीं बोलते रहते। तो इसका जो वैल्यू है 10⁴ आ गया। फिर यहाँ पे हम एरिया में इसका एरिया निकालेंगे, पर एरिया जब करेंगे तो 4/3πr², वो तो 4/3 कट जाएगा, पाई भी कट जाएगा। तो मैं आपको सीधा यहाँ पे लिख देता हूँ कि इसका जो वैल्यू है ये सिग्मा भी कट जाएगा, इसके साथ साथ T⁴ वो तो हमें निकालना है उसका रेशियो, यानी कि ये सीधा रह जाएगा कि RA² इंटू TA⁴ इज इक्वल्स टू 10⁴ इंटू RB⁴ इंटू T⁴ ये बस आप लगा देना, ये RA² यानी कि 400 का स्क्वायर हो जाएगा इंटू TA⁴ इज इक्वल्स टू 10⁴ इंटू TB⁴। ये लिखा हुआ है मेरे पास ऑलरेडी, इसमें ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, हम कॉन्सेप्ट्स को ज़्यादा देखेंगे। 10⁴ कट जाएगा दोनों तरफ से आई गेस, हाँ इसको 4 का स्क्वायर कर लूँगा तो ये 10⁴ हो जाएगा, और इधर इंटू TA ऑफ T⁴ इज इक्वल्स टू 10⁴ इंटू TB⁴, ये कट गया, तो TA/TB TA/TB⁴ इज इक्वल्स टू 4 का स्क्वायर ये कट गया 2 से, इसका यानी कि 2 आ जाएगा, ये 2 आ रहा है, सही है। फिर क्या आ गया हमारे पास, न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग। न्यूटन ने फिर एक लॉ दे दिया, इसको हम 4th 5th लॉ नहीं कहेंगे, इसका अलग ही लॉ है। न्यूटन ने तो मतलब बहुत सारे कांड किए हैं फिजिक्स में, आधा फिजिक्स तो उनके लिए ही बनाया आई गेस। तो अगर हम इनकी बात करें तो इन्होंने कहा था कि रेट ऑफ कूलिंग जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T होता है, डेल्टा T, चेंज इन टेम्परेचर बेसिकली। तो जो चेंज इन टेम्परेचर होता है वो तो हमने पढ़ लिया था पहले भी कि रेट ऑफ कूलिंग उसके साथ इक्वल हो। पर रेट ऑफ कूलिंग क्या होता है, रेट ऑफ कूलिंग जो होता है ना, रेट ऑफ कूलिंग मतलब किस रेट पे वो जल्दी ठंडा हो रहा है, कूलिंग किस रेट पे वो ठंडा हो रहा है, मतलब कूलिंग अपॉन टाइम, जितना में ठंडा हो रहा है डेल्टा T अपॉन टाइम। सो डेल्टा dt मतलब ये d ऑफ टेम्परेचर बाय dt अपॉन टाइम दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेल्टा T इनके हिसाब से। सो अगर मैं टेम्परेचर डिफरेंस की बात करूँ तो टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन बॉडी एंड सराउंडिंग डेल्टा T की बात करूँ तो, और ये फॉल इन टेम्परेचर अपॉन टाइम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेल्टा T, सेम ही है।
तो डिक्रीज इन जो टेम्परेचर होता है, अब वो हम कैसे निकालेंगे। सोचिए एक बॉडी था 50 डिग्री सेल्सियस का एनवायरमेंट में, जिसका एनवायरमेंट का ये था 30 डिग्री सेल्सियस लेट से। इससे हमें एक अच्छा कंक्लूजन मिलेगा। और ये बाद में ओब्वियसली टेम्परेचर घटेगा इसका, क्योंकि हीट ट्रांसफर होगा ज़्यादा से कम तक। तो ये 40 डिग्री सेल्सियस पे आ गया, 40 डिग्री सेल्सियस पे आ गया। पर एनवायरमेंट का तो टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा। इतना छोटा सा बॉडी इतना बड़े एनवायरमेंट के टेम्परेचर को थोड़ी ना खत्म कर पाएगा। तो एनवायरमेंट का अभी भी 30 डिग्री सेल्सियस है। अब हमें इन दोनों के बीच का चेंज निकालना है कि हमारा जो रेट ऑफ कूलिंग है वो तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल डेल्टा टी है ना। तो जो रेट ऑफ कूलिंग है, जो हमारा इनिशियल रेट ऑफ कूलिंग होगा, दैट विल बी इक्वल्स टू डेल्टा टी, यानी कि 50 माइनस 30 दैट इज इक्वल्स टू 20। तो जो इनिशियल रेट ऑफ कूलिंग होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 20 होगा। पर जो लेटर ऑन जो आई मीन जो उसका रेट ऑफ कूलिंग होगा, जो लेटर ऑन मतलब बाद में जब वो 40 बन गया तब उसका जो कूलिंग रेट होगा वो तो कम जाएगा। उसका डिफरेंस कितना होगा 40 माइनस 30, 40 माइनस दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 10। मतलब हमें ये भी पता चला कि जब टेम्परेचर ज़्यादा होता है, टेम्परेचर डिफरेंस ज़्यादा होता है तो रेट ऑफ कूलिंग ज़्यादा होता है, और टेम्परेचर डिफरेंस जब कम हो जाएगा तो रेट ऑफ कूलिंग कम हो जाएगा। इसका मतलब ये भी है कि जैसे जैसे बॉडी ठंडा होता जाएगा वो और धीरे धीरे ठंडा होता जाएगा। समझ में आ रहा है बात को। मतलब जब उसका ज़्यादा गर्मी था, वो ज़्यादा उसका पोटेंशियल था कि जल्दी जल्दी ख़त्म करो जल्दी, पर जब घटते घटते आ गया, लास्ट मोमेंट पे आ गया, अब जब 30 और 31 आ गया, सोचिए उसका टेम्परेचर 31 है, इसका 30 है, 31 माइनस 30 इज टू 1, यानी कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 हो जाएगा, और 1 इज ए स्मॉलर नंबर। तो जैसे जैसे ये घटता जाएगा, जैसे जैसे एनवायरनमेंट के इक्वल आता जाएगा, इसका इच्छा भी, इच्छा कहते हैं हम उसको बेसिकली। तो इसका जो इच्छा है, मतलब उसका जो मन है, मतलब मन, उसका जो मन है कि और ठंडा हो जाए, और वो भी धीरे धीरे घटता जाएगा। अब हम बात करते हैं रेट ऑफ कूलिंग की, दैट इज फॉल इन टेम्परेचर अपॉन टाइम टेकन। तो इसको मैं ये भी लिख सकता हूँ कि रेट ऑफ कूलिंग इज इक्वल्स टू क्या, QI माइनस QF बाई QT, राइट। दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेल्टा टी था। डेल्टा टी मतलब टेम्परेचर ऑफ द बॉडी माइनस टेम्परेचर ऑफ सराउंडिंग। तो हमें टेम्परेचर ऑफ द बॉडी किस पे आएगा हमें पता नहीं होता, तो हम लोग क्या लेते हैं, TB का वैल्यू, इसको हम एवरेज ले लेते हैं। जैसे T इनिशियल Q इनिशियल माइनस Q फाइनल बाय 2 ले लेते हैं, क्योंकि हमें मतलब इसका वैल्यू पता नहीं होता। तो बेसिकली ये हम ऐसे करते हैं, θ1 माइनस θ, Q बोला क्या मैंने, सॉरी, ये एक्चुअली थीटा है, टेम्परेचर है, टेम्परेचर का इनिशियल टेम्परेचर उसका माइनस फाइनल टेम्परेचर जितने में वो आएगा बाय 2 ले लेते हैं, इसको एवरेज ले लेते हैं उन दोनों का। तो इसका ये फॉर्मूला बन जाता है। उसी हिसाब से ये लास्ट क्वेश्चन है क्या भाई, हाँ लेक्चर खत्म होने को है या। तो अभी लास्ट क्वेश्चन में यहाँ पे हमें बताया गया है कि लास्ट है ना, भरोसा नहीं है इन लोग का, छोड़ देंगे कुछ तो फिर आपको प्रॉब्लम हो जाएगा। टेम्परेचर डिफरेंस था ना ये, कूलिंग फ्रॉम, हाँ सही है, लास्ट है। ए लिक्विड कूल्स फ्रॉम 70 डिग्री सेल्सियस टू 60 डिग्री सेल्सियस इन 5 मिनट्स। 70 डिग्री सेल्सियस से जब 60 डिग्री सेल्सियस पे जा रहा था तो इन दोनों का जो डिफरेंस था वो 10 था, और ये 5 मिनट में हो गया। अब हमें पूछा है कि जब 60 डिग्री से 50 डिग्री पे आएगा तब कितना टाइम लगेगा। मन से सोच के बताइए कितना टाइम लगेगा, ज़्यादा टाइम लगेगा या कम टाइम लगेगा। ज़्यादा टाइम लगेगा, राइट। क्यों ज़्यादा टाइम लगेगा, क्योंकि अभी जो इसका एवरेज आएगा ना उसका वैल्यू छोटा आ जाएगा, इसीलिए ज़्यादा टाइम लगेगा। देखिए इसको सॉल्व करते हैं तब आपको फील आएगा अंदर से। इफ टेम्परेचर ऑफ सराउंडिंग इज 30 डिग्री सेल्सियस, 30 डिग्री सेल्सियस है टेम्परेचर का सराउंडिंग। जब हमने क्या पढ़ा था कि जब ज़्यादा टेम्परेचर होता है, इन दोनों का एवरेज कितना, 70 और 60 का 65। जब 65 होगा इसका मन बहुत ज़्यादा होगा कि जल्दी चला जाए, जल्दी चला जाए, जल्दी ठंडा हो जाए, जल्दी ठंडा हो जाए। पर जब 60 और 65 आएगा तो इन दोनों का एवरेज कितना होगा, 55। जब 55 पे आएगा तो उसका मन उतना होगा नहीं, उतना नहीं होगा, और होगा पर उतना नहीं होगा। तो क्या ये धीरे धीरे भेजने लगेगा, चलो भाई धीरे धीरे चलते जाओ पर चलो। तो यहाँ पे हमारा जो फॉर्मूला है सीधा हम वो लगा देते हैं। एक बार हम लगाएंगे इसके लिए, एक बार उसके लिए लगाएंगे। तो हमारा जो है दैट इज थीटा इनिशियल माइनस थीटा फाइनल बाय डेल्टा टी, दैट विल बी इक्वल्स टू के इंटू कॉन्स्टेंट लगा देते हैं क्योंकि प्रोपोर्शनल था यहाँ पे, तो इसको जब खरीदना है यहाँ पे कॉन्स्टेंट लगा देते हैं, के इंटू क्यू इनिशियल प्लस क्यू फाइनल, यहाँ पे माइनस लिख दिया क्या हमने, ये प्लस होगा, प्लस प्लस, सॉरी माई मिस्टेक, बाय 2, दिस इज माइनस क्यू ऑफ सराउंडिंग। तो यहाँ से जब हम पहले केस को लें, ये पहला केस हम ले रहे हैं,
तो क्यू इनिशियल माइनस क्यू फाइनल, क्यू इनिशियल कितना 70, 70 माइनस 60 10, 10 बाय डेल्टा टी इज इक्वल्स टू 5 मिनट्स इज इक्वल्स टू के इंटू क्यू इनिशियल और 65 हो जाएगा माइनस क्यू सराउंडिंग कितना है 30, सो 10 बाय 5 इज इक्वल्स टू के इंटू 35, तो ये 35 इधर जाएगा तो 5 35 सही है ना। हाँ तो इसको मैं 2 कर लेता हूँ, सॉरी 35 इधर क्यों आया, 5 इधर था, इसको मैं 2 कर लेता हूँ। दिस इम्प्लाइज 2 इज इक्वल्स टू के इंटू 35, दिस इम्प्लाइज के इज इक्वल्स टू 35/2, पहला केस। अब मैं दूसरा केस लेता हूँ। दूसरा केस में क्या हुआ है 60 से 50 के तक गया है, क्यू इनिशियल कितना था 60 माइनस 50 बाय डेल्टा टी का वैल्यू हमें निकालना है, दैट इज इक्वल्स टू के, वही वाला के, तो यहाँ सीधा वैल्यू पुट कर दूँ क्या, नहीं के लिख देते हैं, बाद में वैल्यू पुट करेंगे। के इंटू यहाँ क्या आया, हाँ क्यू, इसका एवरेज कितना होगा 60 और 50 का 55 माइनस सराउंडिंग 30, 55 माइनस 30 कितना 25, दैट इज इक्वल्स टू के इंटू 25 इज इक्वल्स टू ये कितना, ये 10 आ गया, 10 बाय डेल्टा टी, राइट। अब हमें डेल्टा टी का वैल्यू निकालें, डेल्टा टी विल बी इक्वल्स टू 10 अपॉन के का वैल्यू था 35/2, तो इधर मैं लगा देता हूँ 35 इंटू यहाँ 2 इंटू 25, ऐसा ही होगा ना, हाँ सही है। ये नीचे आ जाएंगे, ये जब ऊपर चला जाए, छोड़िए इतना नहीं करते हैं, क्या यार मैं भी कंफ्यूज हो रहा हूँ। तो ये डेल्टा टी बाय 10 इज इक्वल्स टू के इंटू 25 आया, डेल्टा टी बाय 10 इज इक्वल्स टू के का वैल्यू लगा देते हैं इधर 35/2, तो डेल्टा टी विल बी इक्वल्स टू 2 इंटू 10 बाय, सही तो क्या था, हाँ तो यही आ गया, इज इक्वल्स टू 2 इंटू 10 20 बाय 35 इंटू 25, ऐसा आ जाएगा ना। कुछ तो गलत है, कुछ तो गलत है, ये 10 बाय टी आ गया, 10 बाय टी इज इक्वल्स टू 2 बाय 35, अच्छा हमने ये गलत कर दिया, ये 2 बाय 35 है, के इज इक्वल्स टू 2 बाय 35, मैं वही सोचूं मेरे से गलती, के का वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे हम, 2 बाय 35 है, 2 बाय 35, तो ये 5 5 जा, ये 5 7 जा, और ये आ गया 10, तो डेल्टा टी दैट विल बी इक्वल्स टू 7 बाय 10 इंटू 10 दैट इज इक्वल्स टू 7 मिनट्स लगेंगे। फाइनली सही आंसर पे आ गया। तो टोटल जो है हमें 7 मिनट्स लगेगा इसको ख़त्म कर, आई मीन 60 से 50 तक आने के लिए, जो कि हमें पहले 5 मिनट लगा था, अब वो हमें 7 मिनट लगेगा। तो दैट्स इट, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और नेक्स्ट हम थर्मोडायनामिक्स ख़त्म कर देंगे एक शॉट में, तब तक के लिए बाय बाय टाटा।